किंजलपुर नाम के एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पापा की मृत्यु हो जाने के कारण अंजलि और उसकी माँ दोनों मिलकर अपना घर चलाती थी। वो जंगल में जाती, लकड़ियाँ इकट्ठा करती और उसे बेच देती थी। उससे आए हुए पैसे वो अपने घर खर्च में लगाती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज तो तेज बारिश का मौसम हो रहा है। एक काम करो, तुम घर पर ही रुको, मैं जंगल जाती हूँ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आती हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है, नहीं बेटा, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, हम दोनों साथ ही चलेंगे। ऐसा बोलकर अंजलि और उसकी माँ दोनों जंगल के लिए निकल जाती हैं। वो कुछ ही दूर चल पाती हैं कि तभी जाते जाते जंगल में उसकी माँ का पाँव फिसल जाता है और अंजलि की माँ गिर जाती है, जिस पर अंजलि जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे माँ, ये क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो माँ। हे भगवान, लगता है माँ तो बेहोश हो गई है। फिर अंजलि तुरंत ही अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। अंजलि की माँ का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं, अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और वो बेहोश हो गई है और अब वो कोमा में है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, क्या मेरी माँ कोमा में चली गई है? डॉक्टर, मेरी माँ के इलाज में कितने पैसे लग जाएंगे? कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे बेटा। तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। अंजलि सोचने लगती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी माँ का इलाज कैसे करे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, अरे हाँ, माँ के हार तो रखे हुए हैं जो कि माँ ने मेरी शादी के लिए रखे हैं। मैं एक काम करती हूँ, उन गहनों को गिरवी रख देती हूँ और उससे जितने भी पैसे आएंगे उसे मैं माँ के इलाज में लगा दूंगी। ऐसा कहकर अंजलि ज्वेलरी शॉप पर चली जाती है और अपनी माँ के गहने को वहाँ पर गिरवी रखवाती है, जिस पर वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस गहने को गिरवी रख लेता हूँ, पर इसके कम से कम 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर हाँ, तुम्हें इस कागज पर साइन भी करना होगा। ये कागज पर साइन करना अंजलि को कुछ समझ नहीं आता। ये कैसा कागज है और इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है कि तुमने अगर 15 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हारा ये हार मेरा हो जाएगा। और फिर अंजलि बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है और 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में पूरे पैसे दे देती है, जिसके बाद अंजलि की माँ का इलाज होने लग जाता है और कुछ दिनों में उसकी माँ घर वापस भी आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि पैसों का इंतजाम कर लेती है और अपना हार वापस लेने के लिए उस सुनार के पास जाती है। तभी वो सुनार बोलता है, अरे हार? कैसा हार? कौन सा हार? अब वो हार तुम्हारा नहीं रहा, अब वो हार मेरा हो गया है। एग्रीमेंट पर तुमने साइन किया था ना, याद है तुम्हें? ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है। लेकिन आपने ही तो बोला था कि 15 दिन के अंदर पैसे लाना है। इस पर साफ साफ लिखा है कि 2 दिन में अगर तुमने पैसे लाकर नहीं दिए तो ये हार मेरा हो जाएगा। अंजलि को बहुत बुरा लगता है, उसके साथ धोखा हुआ था। अब वो बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो जंगल के रास्ते से घर जा रही होती है तो वो सोचती है, अब क्या होगा अगर माँ को पता चला कि उन्होंने मेरे लिए जो हार बनवाया था वो मैंने गिरवी रख दिया था और अब वो नहीं मिल पाएगा, तो माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। तभी अचानक से अंजलि को एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अंजलि उस पेड़ को ध्यान से देखती है
तो उस पेड़ पर बहुत सारी चमकीली लिपस्टिक लगी हुई थी। तभी उस पेड़ के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी होती है और उस पेड़ से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे एक खूबसूरत सी लिपस्टिक दे दो जिसे मैं लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं और अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। जादुई लिपस्टिक का पेड़ उस लड़की को एक सुंदर सी लिपस्टिक दे देता है और वो लड़की उस लिपस्टिक को लगाकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। देखते ही देखते उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी अंजलि सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से थोड़ी सी मदद मांगू। और वो उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे भी एक लिपस्टिक दे दो जिसे लगाकर मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। लेकिन अंजलि को देखकर वो पेड़ बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है, ए लड़की, मैं ऐसे ही यहाँ किसी की भी मदद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ खूबसूरत और अमीर लड़कियों की ही मदद करता हूँ। तुम जैसे गरीबों की मदद मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अंजलि उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो जादुई पेड़ मानता ही नहीं है। फिर अंजलि बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ तो बहुत ही घमंडी है, काश वो मेरी मदद कर देता। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन जब अंजलि जंगल गई होती है लकड़ियाँ चुनने के लिए, तो वो देखती है कि कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए बड़े बड़े औजार लेकर कुछ पेड़ों की तरफ जाते हैं। तभी अंजलि देखती है कि एक आदमी उस जादुई पेड़ के पास उस हथियार को लेकर जाता है। तभी जादुई पेड़ उस आदमी को अपने पास आता देख बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उस आदमी के मोबाइल पर कॉल आती है और वो कुल्हाड़ी को पेड़ के पास रखकर फोन पर बात करने लगता है। तभी जादुई लिपस्टिक के पेड़ को सामने अंजलि दिखाई देती है, तो वो उसे अपने पास बुलाता है। फिर वो अंजलि से बहुत गिड़गिड़ाता है और उससे कहता है, अरे अंजलि, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अंजलि, ये सब मुझे काट डालेंगे। इससे तो अब मेरा जादू भी खत्म हो जाएगा। मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो अंजलि। वो पेड़ अंजलि से बहुत गिड़गिड़ाता है और पेड़ को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर अंजलि को उस पर दया आ जाती है और वो पेड़ काटने वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल, आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। प्लीज अंकल, आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मेरे पिताजी के समान है। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये पेड़ तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे नहीं काटूंगा। इसके बाद पेड़ काटने वाला आदमी वहाँ से चला जाता है और वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ उदास मन से अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैंने तुम्हारी उस दिन मदद नहीं की, फिर भी तुमने मुझे आज बचा लिया। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे दूंगा जिसे लगाकर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ अंजलि को एक जादुई लिपस्टिक देता है। फिर अंजलि जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह पर जाकर वो जादुई लिपस्टिक से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे और मेरी माँ के रहने के लिए हमें एक छोटा सा घर दे दो। अंजलि के इतना कहते ही वो जादुई लिपस्टिक वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर देती है। वो घर बहुत ही आलीशान था, उसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। साथ ही उस जादुई लिपस्टिक ने अंजलि का वो हार भी उसे वापस दे दिया और उस दिन के बाद से अंजलि अपनी माँ के साथ उस घर में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। एक गांव में कोमल और पार्वती दोनों माँ बेटी रहती थी।
पार्वती कोमल की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। कोमल की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम रोशनी था। कोमल का रंग थोड़ा सांवला था और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह रोशनी बाहर जाते हुए बोलती है, कोमल, तुम शाम को मेरे साथ शादी में चल रही हो ना? शादी? लेकिन किसकी शादी रोशनी? अरे तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरी एक फ्रेंड की शादी है। हमें आज रात उसकी शादी में ही जाना है। हाँ हाँ याद है, लेकिन क्या लेकिन? मैं नहीं जाऊंगी रोशनी, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी रोशनी, तुम्हें मेरी वजह से अपनी सहेलियों से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सब तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगे। कोमल की ये बात सुनकर रोशनी हंसती है और उससे कहती है, पागल कहीं की, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी बहन को शादी में न ले जाऊं। ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बस शाम को तैयार रहना, शादी में हम दोनों जरूर जाएंगे, समझी तुम? ऐसा कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का इतना प्यार देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनों ने जैसा सोचा था, शाम को कोमल और रोशनी शादी में चले जाते हैं और आधी रात को वापस आ जाती हैं। अगले दिन सुबह कोमल की सौतेली माँ पार्वती नींद से जागने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है। हाय राम, ये कमर का दर्द तो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा। बेटियों को बताकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए पार्वती हॉल में आती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर पार्वती सोचती है, अरे ये मेरे घर में कौन रो रहा है? इतना सोचने के बाद पार्वती पूरा घर छान मारती है और रसोई घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी कोमल रो रही है। अरे क्या हुआ कोमल बेटी, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? बताओ मुझे बेटा। कुछ नहीं माँ, वो मैं बस प्याज काट रही थी। बस कर, झूठ मत बोल, तू प्याज नहीं गाजर काट रही है। बेटी तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? वो क्या है ना माँ, कल मैं और रोशनी शादी में गए थे तो वहाँ रोशनी की सहेलियों ने मुझे देखा और जब रोशनी मेरे साथ नहीं थी तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए मैंने उससे पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन रोशनी मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं इस घर से बाहर कभी भी कदम नहीं रखूंगी माँ। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तू यहाँ बैठकर रो रही है? कहने वालों का क्या है बेटा, वो तो बस कहते ही रहते हैं। इन जैसे लोगों की बातें सुनकर तू क्यों रो रही है बेटी? लेकिन उन लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो कहा ना माँ। रोशनी दिखने में बहुत सुंदर है, लोगों में उसका अच्छा नाम भी है। अगर उसके साथ कोई मुझे देखेगा तो वो मुझ पर हंसेंगे ही ना। इसमें गलत ही क्या है माँ? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को भूल जाओ और खुश रहो बेटा। ये बोलने के बाद पार्वती कोमल को चुप कराने लगी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। कोमल भले ही अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कोमल की माँ उसके पास आकर उससे कहती है, बेटी मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, तू भी चलेगी क्या मेरे साथ? लेकिन कहाँ माँ? ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर घूम लूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। आप जाओ माँ, मैं नहीं जाऊंगी।
ठीक है बेटा, अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जरा पास से ही होकर आती हूँ। इतना बोलते हुए पार्वती वहाँ से चली गई और रोशनी भी कॉलेज गई हुई थी। कोमल घर में अकेली थी। वो घर में काम करने लगती है और अपने रंग को देखकर आंसू बहाने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये बात सुनकर कोमल मन ही मन सोचती है, अरे लगता है कोई कुछ मांगने आया है। अगर ऐसा मुँह लेकर मैं उनके पास गई तो शायद वो मेरे हाथ से कुछ नहीं लेंगे। इस तरह सोचकर कोमल अपने चेहरे को घूंघट से ढाक लेती है। बाहर एक भिखारन खड़ी थी। भिखारन कोमल को देखते ही कहती है, बेटी 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है बेटी। अंदर आइए अम्मा जी, आज मेरे घर में खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोमल इतना कहकर उस भिखारन को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसको खाना परोसती है। वो भिखारन खाना खाने के बाद कोमल से कहती है, बेटी मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है, क्या बात है बेटी? अम्मा जी मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, इसीलिए आपसे अपना मुँह छुपा रखा है। कोमल की ये बात सुनकर वो भिखारन एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर कोमल हैरान हो जाती है। तभी परी उससे कहती है, कोमल तुम एक भिखारन को अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो, तुम्हारा मन इतना सुंदर है, फिर चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत है? कोमल ने तुरंत ही बिना कुछ कहे वो घूंघट हटा लिया। कोमल तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत खुश हुई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं नहीं परी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर परी और भी ज्यादा खुश हो गई। कोमल मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक देती हूँ, तुम इसका इस्तेमाल रोज करना और फिर इसका जादू देखना। इतना कहकर परी ने कोमल को एक जादुई लिपस्टिक दे दी। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन कोमल ने जब उस जादुई लिपस्टिक को लगाया तो लिपस्टिक के लगाने के बाद जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोमल अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कोमल को देखकर रोशनी और पार्वती दंग रह जाती हैं। तभी पार्वती कहती है, अरे बेटा तेरा चेहरा कैसे बदल गया और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसके बाद कोमल ने वो सारी बातें अपनी माँ और बहन को बताई। इतने दिनों बाद आखिरकार उस भगवान को तुझ पर दया आ ही गई। खुश रहे बेटी, खुश रहे। कोमल अब बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी और अपनी माँ और बहन के साथ हर जगह घूमने भी जाया करती थी। अब कोई भी कोमल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि हर कोई उससे दोस्ती ही करना चाहता था। उसके बाद वो अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम के एक गाँव में 2 बहनें एक साथ अपने माता पिता के साथ रहती थीं। एक बहन का नाम था दीपिका और दूसरी बहन का नाम था ज्योति। दोनों बहनें बिल्कुल अलग थीं। ज्योति दिखने में बहुत सुंदर थी और वो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका एक बहुत ही लालची और एक मतलबी लड़की थी। दीपिका हमेशा ज्योति को परेशान किया करती थी। ज्योति नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ज्योति के गांव से केवल एक ही बस बाजार जाती थी और उस बस के जाने का टाइम था 5 बजे का। एक दिन दोनों बहनें गांव के मेले में घूमने के लिए जाती हैं। मेले में तरह तरह के झूले लगे थे और कई सारे खेल भी थे, जिसमें से एक खेल में जीतकर
ज्योति एक सुंदर सी ड्रेस जीत लेती है और ये सब देखकर दीपिका को बहुत जलन होती है। दीपिका रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही दीपिका ज्योति के कमरे में जाकर ज्योति की ड्रेस को आग लगा देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैलने लग जाती है और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है, जिस वजह से ज्योति की आँख खुल जाती है। अरे नहीं, ये मेरे कमरे में आग कैसे लगी? अब मैं इस आग से बचकर बाहर कैसे निकलूं? बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। इसी तरह से ज्योति आग से बचकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है, जिस वजह से ज्योति का चेहरा जल जाता है और वो बहुत बदसूरत बन जाती है। ये सब देखकर दीपिका बहुत खुश होती है। ज्योति का चेहरा जलने की वजह से उसे सभी लोग नापसंद करने लगे और सभी उससे दूर रहने लगे। अब कोई भी ज्योति से बात तक नहीं करता था। ज्योति के गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो परियों को कैद किया करती थी। एक दिन वो चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है कि तभी उस चुड़ैल को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपने आजू बाजू देखती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपना थैला साइड में रख देती है और नदी का पानी पीने लगती है, लेकिन उस नदी से एक मछली उस चुड़ैल का थैला निगल लेती है और नदी के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल उस मछली को पकड़ पाती, वो मछली नदी में बहुत दूर पानी में चली जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? इस मछली ने तो मेरा थैला ही निगल लिया। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल अपने थैले को ढूंढने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन ना मिलने के बाद वो हार मान लेती है और वहाँ से उड़कर वापस चली जाती है। अगले दिन नदी के पास ज्योति मछली पकड़ने के लिए आती है और गलती से वही मछली ज्योति के कांटे में फंस जाती है, जिसने चुड़ैल का थैला निगल लिया था। ज्योति उस मछली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मछली बहुत ही बड़ी और मोटी थी। अरे वाह, ये मछली तो बहुत बड़ी है। इसे बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन ज्योति बस नहीं पकड़ पाती। उसे बस पकड़ने में काफी देरी हो जाती है और बस निकल जाती है। अरे, बस तो निकल गई, अब मैं क्या करूं? फिर ज्योति वो मछली लेकर पैदल ही अपने घर चली जाती है। ज्योति के पास खाना खरीदने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए ज्योति उस मछली को काटकर मछली बनाने लगती है। ज्योति उस मछली को काटने लगती है, लेकिन जैसे ही ज्योति उस मछली को काटती है, ज्योति को उस मछली के पेट के अंदर से एक थैला दिखाई देता है और ज्योति हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या? मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा थैला, ये कहाँ से आ गया? उसके बाद ज्योति उस थैले को खोलकर देखने लगती है। ज्योति उन्हें बाहर निकाल लेती है और उस थैले के अंदर से 3 लिपस्टिक निकलती हैं। अरे वाह, ये लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है। ज्योति एक एक करके उन तीनों लिपस्टिक से ढक्कन खोल देती है। जैसे ही ज्योति उन तीनों लिपस्टिक को खोलती है, उनमें से 3 सुंदर सुंदर परियां बाहर निकलती हैं। हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। इस लिपस्टिक की डब्बी में हम बहुत दिनों से कैद थी। एक चुड़ैल ने हमें इस डिब्बी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब ये लिपस्टिक तुम्हारे पास है, तो इसलिए आज से आप हमारी मालकिन हैं। हम तीनों परियां यहाँ केवल आपके ही काम करेंगी और आपकी ही बात मानेंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो, सबसे पहले हमें अपनी मालकिन को खूबसूरत बनाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों परियां मिलकर ज्योति का मेकअप करने लगती हैं और उसे नए कपड़े पहनाती हैं और देखते ही देखते
ज्योति सर से लेकर पाँव तक बहुत ही सुंदर हो जाती है। अपने आप को आईने में देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ज्योति की बहन दीपिका भी आ जाती है। ज्योति की खूबसूरती को देखकर दीपिका को उससे बहुत जलन होती है। दीपिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो ज्योति से पूछ ही लेती है, अरे ज्योति, तू इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद ज्योति दीपिका को सारी कहानी बता देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तुम तीनों परियां मिलकर मुझे भी जल्दी से खूबसूरत बना दो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकती। ज्योति ही हमारी मालकिन है और हम केवल उन्हीं का कहना मान सकती हैं। परी की ये बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और दीपिका वो तीनों लिपस्टिक्स की डिब्बी उठाकर वहाँ से भागने लगती है। अरे नहीं नहीं, दीपिका को रोक लो, नहीं तो हम तीनों उसकी गुलाम बन जाएंगी। तभी ज्योति भी दीपिका का पीछा करने लगती है, लेकिन दीपिका बहुत तेजी से भाग रही होती है कि तभी अचानक से दीपिका को रोड से आती हुई बस दिखाई नहीं देती और उसकी उस बस से टक्कर हो जाती है। दीपिका का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर ज्योति भी आ जाती है। ज्योति जमीन से गिरी लिपस्टिक्स की डिब्बी को उठा लेती है और वो अपनी बहन दीपिका को हॉस्पिटल ले जाती है। और फिर डॉक्टर दीपिका को देखकर कहते हैं, माफ कीजिए, लेकिन अब ये जिंदगी में कभी अपने पाँव पर चल नहीं सकेंगी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और दीपिका के हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। दीपिका का बिल्कुल स्वस्थ होना नामुमकिन है। ये सुनकर दीपिका जोर जोर से रोने लगती है। क्यों, देख लिया ना दीपिका, लालच करने का नतीजा क्या होता है। तभी दीपिका रोते हुए कहती है, मुझे नहीं करना चाहिए था लालच, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं बहुत बुरी हूँ, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। दीपिका को अपनी गलती का पछतावा होने पर ज्योति को उस पर बहुत दया आती है। तभी ज्योति उन 3 परियों से दीपिका को ठीक करने के लिए कहती है। फिर वो तीनों परियां मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से दीपिका को फिर से पहले की तरह ही कर देती हैं। दीपिका अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दीपिका ज्योति से अपनी गलतियों की माफी भी मांगती है और अब वो सुधर जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई 3 लिपस्टिक के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।